हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नए क्लासेस में। और आज हम लोग बोस के प्रमेय का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ लिया था समांतर प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे एक समान दो प्लेटों, एक समांतर दो प्लेटों को एक साथ रखा जाएगा और उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर चेक की जाएगी और उनके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समान पृष्ठ घनत्व की दो धन व ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा हेडिंग है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, हम लोगों ने प्लेट का डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे एक ऋणावेशित प्लेट है, एक धनावेशित प्लेट है। इनके बीच की दूरी d है, ठीक है, और इनके बीच में ही बिंदु P है। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम बिल्कुल ऐसे ही एक बिंदु P के सम्मित दूसरा बिंदु P डैश बाहर की ओर रखा गया है, ठीक है, जो कि बिंदु P डैश के बिंदु P के क्या है, सम्मित है। मतलब जैसा बिंदु P है वैसे बिंदु P डैश है बाहर। बस फर्क इतना है कि एक बाहर एक अंदर है, यही फर्क है। अब हमें पहले तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, प्लस Q से विद्युत बल रेखा कैसे निकलेगी, इस दिशा में भी निकलेगी और इस दिशा में भी निकलेगी। ठीक है, ये पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, जिसका नाम है E1। माइनस क्यू क्या करता है, माइनस क्यू विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, अंदर की ओर। ये हो गया E2। तो E1 फोर्स लगा रहा है, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, और E2 बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण या ऋणावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेफ्ट से राइट की ओर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक ही ओर है, एक ही ओर दिष्ट है। अब अगर हम लोग बिंदु P की डैश की बात करें तो बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, देखिए, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यानी कि E1 बाहर की ओर, और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, अंदर की ओर। तो यहाँ दोनों की दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के अपोजिट हो गई, एक E1 बाहर की ओर और एक E2 अंदर की ओर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आप लोग थ्योरी देखते हैं कि थ्योरी में क्या है। देखिए, माना दो समांतर अचालक धनावेशित व ऋणावेशित या तथा ऋणावेशित प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं, बिल्कुल जैसे वहां पर रखी गई है ऐसे यहाँ लिखा गया है। इसके बाद प्लेटों के बीच में वायु है, इनके बीच में और कोई पदार्थ नहीं है, केवल वायु है। प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है, जिस पर एक बिंदु P है तथा P के सम्मित ही प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश है। अब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं कि प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की होती है। तो हम लोगों ने बिंदु P पर, इस बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक की है, यहाँ लिखा हुआ है। अब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाहर की ओर, तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर की ओर दिष्ट होगी। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर इस ओर लगेगी, ठीक है, और E2 माइनस Q के कारण E2 अंदर की ओर। ठीक है, तो दोनों की दिशाएं सेम हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे, अंदर की ओर दिष्ट होगी। अतः दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक समान तथा एक ही दिशा में संरेखित है। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हैं, एक दूसरे के समान है और एक ही दिशा में दिष्ट है। ठीक है, एक ही दिशा के संरेखित है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। देखिए, जब दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा समान होती है, एक ही होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर E1 प्लस E2 इसलिए किया गया। ठीक है, E1 E2 की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो यहाँ से देख करके देखिए, E1 की वैल्यू ये रही, E2 की वैल्यू ये रही। तो ये वैल्यू पुट करी, यहाँ दोनों को ऐड किया, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या 2 से 2 कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। इसका मतलब वही न्यूटन प्रति कूलम।
आइए अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P डैश पर यानी कि बाहर वाले बिंदु पर, ठीक है। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ये E1 माइनस E2 क्यों हुआ? बिंदु P डैश पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। तो देखिए E1 क्या है, E1 प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। अच्छा जी, अब इसके आगे तथा माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर दिष्ट होगी, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण E2, यहाँ पे लिख देते हैं E2, आप लोग समझ लीजिए E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर दिष्ट होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान परंतु दिशाएं विपरीत हैं। अतः E इजिकल टू E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक दूसरे के विपरीत है, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अब की बार माइनस होगी। देन E इजिकल टू E1 माइनस E2 E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा 0। अब इससे आगे लिखा है ऐसी स्थिति में प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कब होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य? जब दोनों प्लेटों पर एक समान रूप से आवेश विसरित हो, ठीक है। मतलब कि जितना आवेश यहाँ पर हो उतना ही आवेश यहाँ पर हो, ठीक है। दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान हो और आवेश की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, बस एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो बाहर के जितने भी बिंदु होंगे सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही होगी, ठीक है। आगे ये बात समझ में, हम लोगों ने पहले इसलिए है लिख रखा था ताकि हमारा और आपका हमें बचे, ठीक। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे कार्य करते हैं। तो चलिए अब नंबर आता है फिर आगे, किसी गोलीय कोश के बाहर या गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है अब तक पढ़ा है प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी गोल सर्कल के अंदर, ठीक है, किसी गोल गोलीय पात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, पात के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सॉरी पात नहीं बोल लेंगे, ठीक है, गोला बोल सकते हैं, ठीक है, सर्किल बोल सकते हैं, ठीक है, गोला, एक बंद गोला जिस पर आवेश होगा और उसके बाहर अंदर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को याद करनी है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए गोलीय कोश कैसे, ये देखिए ऐसा कोई गोला होगा और इसके ऊपर समान रूप से अगर हम प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित कर दें, ऐसे खोखला गोला होना चाहिए भैया, ठीक है, खोखला, ठोस नहीं होना चाहिए, खोखला गोला होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसे कहते हैं विलगित गोलीय कोश, ठीक है। अब इससे विद्युत बल रेखाएं, प्लस क्यू से क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दाएं बाएं आगे पीछे सब जगहों पे ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इजीली है, ठीक है। जब इन विद्युत बल रेखाओं को देखा जाता है तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहाँ इसके सेंटर से आ रही है, ये विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकल रही है, ये विद्युत बल रेखाएं ऐसा प्रतीत होता है देखने पर जैसे ही यहाँ से इसके केंद्र से निकल के आ रही है, ठीक है। तो फिर हम इसको एक बिंदु आवेश भी मान सकते हैं ऐसा कि भाई एक बिंदु है और उससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है ऐसे, ठीक। वो बात एक अलग है कि इसको सर्कल ऐसे सर्कल में माना जा सकता है, ऐसे माना जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी प्रकार का एक गोला यहाँ पर बनाया है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है, इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ प्लस क्यू आवेश, ठीक है, एक समान रूप से इसके बिंदु सॉरी केंद्र O से R दूरी स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r लिखा हुआ है, ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब एक गोले के बाहर बिंदु P है और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ मतलब गोल, ठीक है, एक ऐसा गोला जो एक जैसे कि देखिए जैसे कि एक गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इसके बाहर अगर हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ वो होगा जो इस पूरे के पूरे गोले को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और वो जो बाहर का गॉसियन पृष्ठ होगा उसका पृष्ठ किससे गुजरना चाहिए, बिंदु P से, ठीक है। ये बिंदु P गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर आना चाहिए, गॉसियन गोले के पृष्ठ पर आना चाहिए ये बिंदु P,
कहने का मतलब ये सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए। एक आपने बड़ा बलून देखा होगा, बच्चों के लिए खेलने का दिया आता है ना वो, ठीक है, एक बड़ी गेंद आती है लाल कलर की 10-15 रुपए की, उसके अंदर अगर हम एक छोटी गेंद रख दें, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, समझ गए ना, ठीक है, बड़ी गेंद के अंदर छोटी गेंद, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। तो छोटी गेंद ये रही, इस पर प्लस क्यू आवेश है, बाहर एक बिंदु P है, इससे गुजरने वाला हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है या कल्पना करनी है इसकी, और इस पर हम एक बिंदु P लेंगे और बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल फिर हम लोग ले सकते हैं। लघु अवयव क्षेत्रफल क्या लेंगे, dA वेक्टर, जिसकी दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर दिष्ट होगी। अब प्लस क्यों आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये गोला है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाएं तो इससे जो हमने dA अवयव लिया बिंदु P के चारों ओर, ये बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है, बिंदु P के चारों ओर का ये लघु अवयव क्षेत्रफल, इससे भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, समझ गए ना, इससे भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। अब विद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसे, विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी बाहर की ओर दिष्ट है। इससे क्या होता पता चलता है कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, ये पता चलता है। अब हम यहाँ से गुजरने वाले बिंदु P के चारों ओर जो लघु अवयव क्षेत्रफल dA है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा मैटर है। चलिए अब थ्योरी में देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने गोला यहाँ पर बनाया है, माना कि r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है, विलगित गोलीय कोश मतलब जो अंदर से खोखला हो, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से विसरित है। इस गोलीय कोश के अंदर बाहर तथा कोश के पृष्ठ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कोश के अंदर भी ज्ञात करनी है, पृष्ठ पर भी ज्ञात करनी है और बाहर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इस पर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, ठीक है, तो अब नई सिरे से हेडिंग लिखेंगे, ये लिखा देखो यहाँ, गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश ये रहा, इस पर विद्युत क्षेत्र है, सॉरी प्लस क्यू आवेश है, और इससे बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको यहाँ से देखते हैं। माना कि r त्रिज्या का एक गोलीय कोश पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश विसरित है, सिंपल सी बात है, तथा गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये भी हम लोगों को दिख रहा है, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, कहाँ गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हो, अच्छा r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम बिंदु P से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक देखो इसमें एक लाइन मिस हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा, आप लोग लिख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की, यहाँ पर लिख दूँ छोटा सा की, और यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख रहा है एक बॉक्स सा बना के, क्या लिखना आपको, की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे लिखना था, ठीक है, ये जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, हम बिंदु P से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि गोले पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से विसरित है, अतः गोले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र E को हम एक समान तथा पृष्ठ से बाहर की ओर दिष्ट मान सकते हैं। देखिए मैं इस लाइन को दोबारा यहाँ पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो विद्युत बिंदु P से गुजरने वाला हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, ठीक है, या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, वो कर ली चलो, क्योंकि गोले पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से विसरित है, इस पर समान रूप से आवेश विसरित हो रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अतः गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, यानी कि यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी ना, जो विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा सभी दिशाओं में एक समान करेगा, क्योंकि सभी गोले के चारों ओर क्या है, एक समान रूप से आवेश विसरित है। जब आवेश एक समान से विसरित है तो चारों तरफ जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी एक समान होगा। कहने का मतलब ये है विद्युत क्षेत्र एक समान तथा पृष्ठ से बाहर की ओर, पृष्ठ से बाहर की ओर दिष्ट होगा। अब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कैसे, ऐसे, यहाँ से निकलेगी ऐसे, यहाँ से निकलेगी ऐसे, यहाँ से निकलेगी ऐसे, तो हो गई ना पृष्ठ से बाहर की ओर दिष्ट होगी, दिष्ट का मतलब निकलेगी। अब हम बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA मानते हैं, एक लघु अवयव क्षेत्रफल, यहाँ बिंदु P लिया, बिंदु P के चारों ओर लघु अवयव क्षेत्रफल dA मान लेंगे, ठीक है, dA मानते हैं।
डी ए क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर दिष्ट है, बाहर की ओर दिष्ट है, दिष्ट मतलब बाहर की ओर। ये देखो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर, और बिंदु पी के चारों ओर जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा भी बाहर की ओर, ठीक है ऐसे। अब आगे देखिए दिष्ट तथा डी ए का वेक्टर क्षेत्रफल, डी ए वेक्टर है। अब बिंदु पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब बिंदु पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो बिंदु पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है फाई डी फाई ई। बिंदु पी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए लिखा डी फाई ई इजकल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इजकल टू ई डॉट डी ए कोस थीटा। वेक्टर हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, ठीक है, और थीटा इजकल टू यहाँ पे है क्या, जीरो, थीटा इजकल टू जीरो। देन डी फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए, ये बचेगा, ठीक है, ये बचा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, संपूर्ण पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यह संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिख दूँ संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका हम लोगों को समाकलन करना, बस समाकलन करेंगे। देखिए डी फाई ई, ये डी तो हो जाएगा कैंसिल, इस तरफ इसका समाकलन होगा बराबर ई कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर ले लेंगे डी ए का समाकलन। अच्छा डी ए का समाकलन क्या आएगा, डी ए क्या है, डी ए है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, जिस पर आवेश निरूपित है, जिस पर आवेश विसित है उस गोले का क्षेत्रफल। तो इस गोले का क्षेत्रफल नहीं, हमें तो इसका निकालना ना, सॉरी, जिस बिंदु पी से गुजर रहा है उस बिंदु पी का, किस पर है बिंदु पी, ये बाहर के पृष्ठ पे है ना, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, तो हमें बाहर के गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए डी ए अवयव यहाँ है, एक ऐसा ही डी ए अवयव आगे मान सकते हैं, एक ऐसा ही डी ए अवयव इससे आगे, एक इससे आगे, एक इससे आगे, इस प्रकार से हम एक डी ए अवयव मान सकते हैं। अगर हम सारे के सारे डी ए अवयवों का क्षेत्र डी ए अवयवों से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर दें और सबको एक साथ जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्या होता है, किसी एक का पता करो, समाकलन करो तो संपूर्ण पृष्ठ का निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे डी ए इजगल टू आएगा ए, कैपिटल ए बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया, पूरे के पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग याद करेंगे। छोटे छोटे ए को जोड़ेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन के आएगा, जिसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर ये होगी। तो यहाँ डी ए के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इजगल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई इजकल टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो। अब लिखो यहाँ पे समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, तो चलिए एक बार मैं प्रमेय चेक कर लूँ आ रहा क्या है, फिर बाद में लिखूँगा। हाँ आ रहा, एक लाइन और लिखी जा सके नीचे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इजकल टू 4 पाई, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, तो इसकी जगह पे मैं ये रखूँगा E 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E बराबर आ जाएगा, E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, सब नीचे आएगा डिवाइड में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ और क्या अपॉन आर स्क्वायर कर दूंगा मैं, क्या अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब मैंने अच्छा एक चीज़ और है इसमें, यहाँ तक तो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ क्या की वैल्यू निकाल के रखते हैं, यदि गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा
है तो सिग्मा बराबर क्यों अपॉन ए होता है, ठीक है। और यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालो, क्यों बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। और ए कौन से गोले का पृष्ठ घनत्व ज्ञात कर रहे हैं हम, पृष्ठ घनत्व उस गोले का निकलता है जिस गोले पर आवेश होता है। कौन से गोले पर आवेश है, जिसकी त्रिज्या आर है। इस गोले की बात चलिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम पृष्ठ घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ से क्यों इजिकल टू सिग्मा, ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होती है 4πr², ठीक है। यहाँ पर हम आर को चेंज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा 4πR²। अब यहाँ कैपिटल R² का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि कैपिटल R² है छोटे गोले की त्रिज्या, ठीक है, और छोटे गोले पर ही आवेश है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ कैपिटल R रखा, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे का कार्य करते हैं। 2-4 लाइनें साफ करनी पड़ेगी, बस ज़्यादा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्यों बराबर क्या लिखा गया हो, सिग्मा 4πR², ठीक है। तो इसमें ई की वैल्यू पुट करते हैं, ई इजिकल टू 1/4πε0, क्योंकि यहाँ पे क्या रख देंगे सिग्मा 4πR² अपॉन R²। यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा ई इजिकल टू 1/ε0 सिग्मा R² डिवाइड बाई R², ये बचेगा, ठीक है। ये हमारा आ गया गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आगे निकल गया, ठीक है। ये अब हम इसको लिख सकते हैं, यही गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ले लीजिए दोबारा से स्क्रीनशॉट, फिर आगे का कार्य करेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है फिर गोलीय पृष्ठ के गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोगों ने 2 प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। एक तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यों अपॉन R²। एक तो ये हुआ, ठीक है। एक हमारे पास है ये वाले, दूसरा गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/ε0 सिग्मा R² अपॉन R²। ये 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ में ज्ञात हुई है। एक ये, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे अब समीकरण 1 और 2 में, ठीक है, यदि हम लोग कहें कि हमें गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R। अगर हम इस बिंदु P को इसके पृष्ठ पर मान लेंगे तो यहाँ ये गोले की त्रिज्या तो R है ही है, और बिंदु P की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी R, यानी कि ये जो बिंदु P की त्रिज्या कैपिटल R थी, स्मॉल r थी,
वो किसके इक्वल हो गई, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में दोनों में कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख देंगे, ठीक है, या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, ऐसा कर लेंगे कि स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1/r², ऐसा लिखेंगे बराबर में। फिर मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा r² है, ऐसे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर स्मॉल आर है वहाँ क्या कर दूँ, कैपिटल आर कर दूँगा। तो ये हो जाएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन कैपिटल R² बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा r²/r²। ये r² से r² कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा फिर E इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन r² बराबर, या फिर यहाँ पे बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन r² भी हो सकता है और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद लास्ट हमारा आता है गोलीय कोश के अंदर। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए गोलीय कोश के अंदर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात फाई E इजिकल टू E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, समाकलन भी लगा दीजिए यहाँ पर, बराबर 0। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। ये हो गया हमारा डेफिनेटली आंसर, ठीक है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी, गोलीय कोश के अंदर भी, और गोलीय कोश के बाहर तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर आगे का कार्य करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और देखिए गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु आवेश मान लेते हैं और उस बिंदु आवेश के बाहर r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर हम एक अलग से आवेश रखेंगे, धनात्मक आवेश। देखिए ऐसे मान लीजिए एक आवेश बिंदु आवेश है O, जिस पर +Q आवेश है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु P है, ये यहाँ पर P लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिंदु P है और बिंदु P से O की दूरी r है, ठीक। बिंदु P पर Q0 आवेश रखा हुआ है। अब हमें Q के कारण +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात तब की जाएगी जब हम इससे गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम लोग इससे गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं।
ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो गोल होगा, ठीक है। तो एक गोले की कल्पना की गई जो कि गॉसियन पृष्ठ है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब ज्ञात होगी जब हम यहाँ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की ज्ञात करेंगे। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल। तो हम बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल मान लेते हैं जिसका नाम है dA, ठीक है। इसकी दिशा बाहर की ओर दिष्ट होगी। अब प्लस क्यू आवेश से क्या निकलेगी, प्लस क्यू आवेश से निकलेगी विद्युत बल रेखा है सभी दिशाओं में, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, सभी दिशाओं में क्या निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। तो हम लोगों ने जो यहाँ dA अवयव लिया है, बिंदु P के चारों ओर छोटा सा क्षेत्रफल लिया है dA अवयव, इससे भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो देखिए यहाँ से कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। इन विद्युत बल रेखाओं को क्या विद्युत क्षेत्र के रूप से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर, और dA क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर। तो दोनों क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, दोनों की बाहर की ओर हो गई। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी और क्षेत्रफल की दिशा भी दोनों बाहर की ओर दिष्ट हो गई। तो यहाँ से θ=0। अब ये जो dA अवयव से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इनको क्या नाम दिया जाता है, विद्युत फ्लक्स। तो हम लोग विद्युत फ्लक्स याद करेंगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्र याद करेंगे, उसके बाद कूलम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ जो चीज़ हमने अभी बताई है आपको वो सब यहाँ थ्योरेटिकल रूप में लिखा हुआ है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। नॉर्मली ये बात वहाँ पे लिखी भी गई है और बताई भी गई है, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। बिंदु P पर क्या है, धन परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती हैं। अतः हम बिंदु P से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ सममित होने के कारण इसके सभी बिंदुओं का क्षेत्रफल एक समान, गॉसियन पृष्ठ सभी जगह से क्या है, एक समान है, गोल है। अब गोल है तो सभी जगह तो एक समान तो होगा ही, ठीक है, एक समान, तथा इसके प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एक समान माना जा सकता है। देखिए गॉसियन पृष्ठ जो हमने लिया, इसका कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है, इसके सभी बिंदुओं का क्षेत्रफल एक समान होगा। आगे बात समझ में। दूसरी बात, जितनी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, इतनी विद्युत बल रेखाएं, अगर आप लोग यहाँ कोई बिंदु लेते तो इतनी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजरती, ऐसे इतनी ही विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजरती। आगे ना बात समझ में, नॉर्मल सी बात है। अब ये जो मैं बाद में इसमें लाइनें खींच रहा हूँ, ये ड्रॉ नहीं करनी है आपको, ये तो बस समझाने के लिए। वास्तव में जो स्टार्टिंग में चित्र बनाया गया था, ये वाला ऐसा जो चित्र बना हुआ था, ये लाइन नहीं खींची हुई थी, तो ये चित्र आपको अपनी बुक में भी, नोटबुक में बनाना है ऐसे, ठीक है। ये जो मैं बाद में ड्रॉ कर देता हूँ, ये समझाने के लिए होता है। तो देख लिया आप लोगों ने, कोई भी बिंदु लेंगे उससे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान ही गुजरेगा। अब आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया था ये, माना जा सकता है यहाँ तक। अब हम बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA मानते हैं। बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA मानते हैं, ये हम लोगों ने मान लिया है। अब इससे आगे, जिसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, इस पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश क्या होगी, क्षेत्रफल dA की दिशा, तथा इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अभिलंब के अनुदिश होगी। जो इस क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उनकी दिशा भी dA पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश ही होगी। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद आ गया, तो बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi E इजिकल टू ई वैक्टर इंटू dA वैक्टर इजिकल टू, यहाँ वैक्टर को हटाया गया है इसलिए E इंटू dA कोस थीटा लिखा गया है। थीटा इजिकल टू 0 होता है, थीटा इजिकल टू चूँकि करके लिख देंगे, चूँकि थीटा इजिकल टू 0 देन, तो यहाँ दोबारा से लिखूँगा मैं, तो d phi E इजिकल टू E इंटू dA, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसका समाकलन कर लेंगे टोटल का, ठीक है। समाकलन करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ये बचेगा फाई ई इजिकल टू ई समाकलन डी ए, ठीक है, डी ए का समाकलन।
अब गोले का समाकलन करेंगे। देखिए छोटे क्षेत्रफल का समाकलन करें तो बड़ा क्षेत्रफल आएगा। अब छोटा क्षेत्रफल किसका है? ये बड़े क्वेश्चन पृष्ठ का ही तो क्षेत्रफल ले रखा हमने, छोटा सा डी ए। अब डी ए प्लस डी ए ऐसे डी ए तो यहाँ पर बहुत सारे माने जा सकते हैं, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़े गोले का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चूँकि डी ए का समाकलन बराबर 4πr², ये होगा। तो यहाँ से हो जाएगा φe इजिकल टू e इंटू 4πr², ये आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर ले फ्रेम में आ रहा क्या। ऐसा कीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इससे आगे कार्य करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब करते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे φe इजिकल टू e इंटू 4πr², ये हो गया। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है? φe इजिकल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे e4πr² इजिकल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ से e इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्या अपॉन r², ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालते हैं बिंदु P पर उपस्थित Q0 आवेश पर लगने वाला बल F इजिकल टू E इंटू Q0। देन F इजिकल टू E की वैल्यू 1/4πε0 क्या अपॉन r² इंटू ये Q0, ये आ गया। ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। यही कूलाम का नियम है। ये कूलाम के नियम की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करने में गॉस की प्रमेय का जो उपयोग हुआ है वो हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है तब जाके कूलाम का नियम बना है। समझ में आ गई बात? कूलाम का नियम कब बना है? जब गॉसियन पृष्ठ के हेल्प से, गॉस की प्रमेय की हेल्प से हमने क्या निकाला है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है। विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता हम लोग ना निकाल पाते तो हम लोग ये कूलाम का नियम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस प्रकार से कूलाम के नियम का उपयोग करके हम लोगों ने यहाँ गॉस के नियम का उपयोग करके कूलाम का नियम निकाला। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम इसी चैनल पर फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अच्छे रिव्यू दीजिएगा ताकि हम और अच्छे से वीडियो को डिफाइन करके बना सकें। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।